This afternoon, I'm happy to present to you our leader from Gujarat and AICC spokesperson, Shri Shakti Singh Gohil, who will address the media on behalf of the Congress Party. Shakti Singh ji. राजीव जी एंड साथियों, आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी चीज़ पे आपके साथ बात करना चाहता हूं कि एनडीए गवर्नमेंट ने एलईडी के नाम पे जिस तरह से लाइट आती है और जाती है, पलक झपकते ही किस तरह से करप्शन वहां हो जाता है, उस पे मैं कुछ लाइट फेंकने वाला हूं। यूपीए गवर्नमेंट ने 4 पीएसयूज को मिला के एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई, जिसका काम था देश में एनर्जी एफिशिएंसी और सर्विसेज के बारे में एक जागृति लाना, टेक्निकल सपोर्ट देना, इंडिविजुअल को भी और लोकल बॉडीज़ को भी टेक्निकल ज्ञान भी देना और उसके साथ उसमें काम करने के लिए सुविधा देना, ये इस कंपनी का काम था। अब एनडीए गवर्नमेंट ने के आने के बाद इस कंपनी को करप्शन का एक प्लेटफॉर्म बना दिया। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये कंपनी एक डियोड भी, एक बल्ब या एक चीज एलईडी की, ये EESL वो बनाती नहीं है, एक भी चीज नहीं बनाती है, पर फिर भी पूरे देश में ये एलईडी वाली सारी चीजें ये कंपनी देती है। अब सबसे पहली बात यह है कि जो कंपनी एक चीज बनाती नहीं है, वो कंपनी माल तो फिर कहीं से प्रोक्योर करना पड़ेगा, बाहर से ही लेना पड़ेगा। कोई भी पीएसयू हो, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, या पीएसयू या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कंपनी हो, विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, और उसी के चलते भारत सरकार ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक सर्कुलर निकाला है और उस सर्कुलर के जरिए सभी को यह बताया गया है कि आप अगर कोई भी चीज परचेज कर रहे हो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव बीड होनी चाहिए, L1 को ही काम मिलना चाहिए, और ई प्रोक्योरमेंट के लिए पहले तरह तरह के बातें चलती थी, हथगंडे होते थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यूपीए के दौरान ही और विजिलेंस कमीशन ने भी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी कि आपको ई प्रोक्योरमेंट के लिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहीं से गवर्नमेंट के बने हुए प्लेटफॉर्म पे ही आपका टेंडर इनवाइट करना है। आप और कहीं से टेंडर नहीं मांग सकते हो। अब ये जो EESL है, उसका पहला गफला ये है कि ये जो टेंडर मांगते हैं, जो टेंडर इनवाइट करते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और विजिलेंस कमीशन दोनों की गाइडलाइन के खिलाफ जाके अपनी प्राइवेट कंपनी की वेबसाइट पे ये टेंडर्स इनवाइट होते हैं, ताकि यहां पे तो जो जितना चाहे इसको मैनिपुलेट कर लो। आप चाहो उस तरह से XYZ को सिलेक्ट कर सकते हो। इसको रोकने के लिए ही विजिलेंस कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो बातें कही थी, उसके खिलाफ ये है। और फिर होता क्या है, यहां पे मेक इन इंडिया की बात होती है, इसको जोक बना दिया जाता है। मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान। और EESL
सीधा ही वहां से परचेज करते हैं। जो माल एलईडी में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कहा जाता है कि आपको जिस तरह से हम कोई भी चीज, पानी की बोतल भी लेते हैं तो उसके ऊपर देखते हैं कि भैया आईएसआई मार्क है ना। अगर आईएसआई मार्क नहीं है तो ये पानी पीने में हम भी परहेज करते हैं कि इसको नहीं पी सकते हैं। इसी तरह एलईडी में ML80 सर्टिफिकेट होता है, उसका LM80 सर्टिफिकेशन वो जरूरी है। इंडिया में ये सर्टिफिकेशन के बगैर वो सारे एलईडी के चीज़ें, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हो, चाहे वो उजाला के बल्ब हो, चाहे पंप हो, चाहे पंखे हो, अभी तो रेफ्रिजरेटर की भी बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिना सर्टिफिकेशन से ये ले रहे हैं और सारी है मेड इन चाइना या मेड इन ताइवान। तो मेक इन इंडिया की बात ही यहाँ पे नहीं रहती है। दूसरी चीज है कि ये एलईडी में स्ट्रीट लाइट अर्बन लोकल बॉडीज में लगाने के लिए पहले भी यूपीए गवर्नमेंट भी कहती थी, हम सपोर्ट भी करते थे उनको और कहते थे कि कॉम्पिटिटिव बिड, मार्केट से जो L1 आएगा उसको ही काम देंगे, लोकल बॉडीज को एक भी पैसा नहीं देना है और थर्ड पार्टी इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इसका ऑडिट होगा और बाद में ही पेमेंट हो सकती है। अब EESL को क्या कर दिया कि लोकल बॉडीज में EESL एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा देगी, इसका कोई थर्ड पार्टी ऑडिटिंग नहीं। EESL की आपने एलईडी लगा दी, माने 50% डिम्ड सेविंग हो गया। डिम्ड सेविंग मान लो हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो एनडीए की सरकार की कंपनी लगा रही है। 1 लाख का जिस लोकल बॉडी को बिल आ रहा है उसको मान ही लेना है, क्योंकि मैंने एलईडी लगा ली, 50% डिम्ड सेविंग, मेरा बिल 50,000 हो जाएगा। तो ये 50,000 का जो सेविंग रहा है उसका 60% माने 30,000 कौन ले जाएगा? EESL कंपनी को दे देना है और 40% यूएलबी का सेविंग मान लिया जाता है। मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करेगी कि तुम्हारा सेविंग हुआ है कि नहीं। EESL कंपनी तय करेगी कि कौन पार्टी, थर्ड पार्टी इसका ऑडिट करेगी। वो कंपनी चूज करने का अधिकार भी EESL को दे दिया ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। मैंने कुछ म्युनिसिपैलिटीज में जहां पे एलईडी लाइट्स लग गए, EESL के लग गए, वहां पे आरटीआई की, उस म्युनिसिपैलिटीज से डेटा निकाला और मैं चैलेंज के साथ मैंने सारे एनालिसिस करके, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी में वो एक बिल नहीं आता है, हर 100 या 150 एरिया के ट्यूबलाइट्स के बाद 1 मीटर लगता है, दूसरा लगता है, तो ढेर सारे। मैंने एक म्युनिसिपैलिटी पकड़ी तो उसमें 48 मीटर्स थे, 48 बिल्स आते थे। एलईडी लगी वहां पे सितंबर 2016 में। अब उससे पहले जो बिल आता था वहां वो था 5,03,516 रुपया अगस्त में। अब स्ट्रीट लाइट एलईडी हो गई तो 50% सेविंग हो जाना चाहिए। मैंने सितंबर का बिल निकाला तो 50% कम तो नहीं हुआ, पर ये 5,97,865 बिल और बढ़ गया। फिर अक्टूबर का निकाला 5,36,000, नवंबर का निकाला 5,24,000, दिसंबर का निकाला 5,47,000 और जनवरी में 6,04,000। एलईडी के बाद बिल बढ़ता गया। सॉरी, ये हाँ, ये नवसारी म्युनिसिपैलिटी है, नवसारी म्युनिसिपैलिटी गुजरात की। और ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड, मैंने ये भी, आप भी गूगल में रिसर्च करोगे, अगर सही अर्थ में एलईडी होगा, पावर कम होगा ही होगा।
पर अगर आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं की तो पावर कम नहीं होगा, पावर का यूज ज्यादा होगा और बिल बढ़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आप भी देखोगे तो मिलेगा, मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहता है कि एलईडी अगर ठीक लाइट वाली नहीं है तो ये फायदा नहीं, नुकसान देती है आंखों को भी, एंड इट्स हैजार्डियस टू योर आईज एंड हेल्थ, जिसका मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। और इसी तरह से देश में क्वालिटी मेंटेन नहीं होने की वजह से नुकसान देशवासियों का भी हो रहा है। हमारा सीधा सवाल है कि पीयूष गोयल जी का ये डिपार्टमेंट है, पीयूष गोयल जी का ट्विटर तो पावर सेक्टर के लिए कपालभाती करता रहता है, हर बार ट्वीट होती है उसकी, कपालभाती की तरह ट्वीट होती है उनकी। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी ट्वीट करें और बताएं कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपकी सरकार का डिपार्टमेंट और विजिलेंस कमीशन उसकी गाइडलाइन को फॉलो क्यों नहीं किया? आपने एलईडी में सर्टिफिकेशन क्यों नहीं? आपने मेक इन इंडिया की बजाय यहां के छोड़ के चाइना के लोग आपको क्यों पसंद आए? क्यों मेक इन इंडिया को ये काम नहीं दिया जा रहा है? क्यों थर्ड पार्टी ऑडिटिंग माने जहां पे ईईएसएल का कोई रोल नहीं होना चाहिए? थर्ड पार्टी माने थर्ड पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कि मेरे स्टेट में मेरी यूएलबी पैसे दे रही है, तो डीम्ड क्यों मान ले? हम ऑडिट करेंगे, ऑडिट में लाइट सेविंग हुआ, आपको 50% में से 60% जरूर दिया जाएगा, बट बिना थर्ड पार्टी आप तय कर लो, मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, मैं ही न्यायाधीश, इससे कैसे बाहर निकलोगे? अगर पीयूष गोयल जी के आशीर्वाद से नहीं चल रहा है तो इसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कब करवाएंगे? हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगहबानी में, क्योंकि कोई छोटा मोटा नहीं है, हमने जो असेसमेंट निकाला है 20,000 करोड़ रुपए का ये भ्रष्टाचार हो सकता है अगर हमारा आंकलन, हम जो कहते हैं कि जिस तरह से क्वालिटी, क्योंकि एक ही चीज अगर आप क्वालिटी वाली चाहते हो, वो एलईडी का डियोड जहां 60 रुपया में मिलता है वही चाइनीज 5 रुपये में भी मिल सकता है। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, कब रुक जाए पता नहीं। वो चाइनीज माल यहां पे आ रहा है जो आंखों को भी नुकसान करता है। तो इसके बारे में जांच हो, ये हमारी मांग है। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। जी, असेंबली में क्यों नहीं उठाया? मैंने असेंबली में उठाया और मुझे दुख है कि विधानसभा में मैं खुद बोला था और मैंने नवसारी म्यूनिसिपालिटी के आंकड़े रखे। मेंबर्स के बोलने के बाद मंत्री को जवाब देना होता है। मेरे इस क्वेश्चन का रिप्लाई मंत्री जी नहीं दे पाए हैं और इसलिए अब ये असेंबली के प्लेटफॉर्म में नवसारी नगरपालिका के मुद्दे को उठाने के बाद जो लोकशाही का सबसे अहम पिलरों में से एक है मीडिया का, उसके जरिए आवाम के बीच में ये बात मैं रख रहा हूँ। ये मैंने ज़रूर उठाया था और उसका जवाब नहीं था उसके पास। नेशनल इशू, एंड इट्स अ नेशनल इशू, नॉट गुजरात सेंट्रिक। ये तो क्योंकि मैं वहाँ से था तो मैंने पहले आपके सामने आने से पहले मैं जानना चाहता था कि एलईडी ईएसएल लगाती है वहाँ क्या होता है, तो आरटीआई की थी और आरटीआई में ये सारे बिल्स कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके ये लगाया और उसके बाद में असेंबली में बोला। असेंबली में मेरे खिलाफ अगर मैं सही नहीं होता तो प्रिविलेज आ सकता था, मुझे प्रिविलेज का नोटिस नहीं दिया है। अच्छा, एक पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, इसका पीआईएल भी डालेंगे आप लोग? हम जनता की कोर्ट में जाते हैं, पीआईएल करना एनजीओ का काम है। एनजीओ कोई जाए तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोर्ट भी इसका काम करें और We can take it up in Parliament and we will do so because this is an issue concerning the central government and its actions, and the scale of the potential fraud here is enormous, and therefore it is incumbent upon us to raise this issue in Parliament, and that's what we will do. Question or bill?
will answer the question or you will bring the bill? Bill is, which I am not clear what you're saying. No, private member bill. This will be raised as an issue of national importance that needs to be brought to the attention of the House for discussion. 0 hour is. So, okay. Your question is, will Aadhaar be linked to EVM machine? Well, let me not go so far. Yeah, the way this government is going, they will make Aadhaar mandatory for everything. You know, before you brush your teeth, you have to press some biometric something. Anyway, I don't want to make light of this issue. The basic point is the government is basically going across the board. They are making it mandatory. It is directly flouting the observations of the Supreme Court. And right now in the Rajya Sabha, there is a discussion on the finance bill going on where these issues are being raised. Kapil Sibal just raised that in his speech in the afternoon. And we are very, very concerned because if you make it mandatory across the board, then that Supreme Court observation becomes meaningless. And that is not. Last time when I did a press conference here on Thursday, I pointed out how this government is undermining institutions, constitutional institutions like the Supreme Court. And this is an example of that. And what we are concerned about is, if the government wants to expand the use of Aadhaar, which may be appropriate in certain circumstances, please persuade the Supreme Court that that's what you want to do. And give the justifications for doing so. And if the justifications are valid and rational, the Supreme Court will also agree. But going in this brazen manner is what the problem is. And the government doesn't seem to care. Okay, I don't expect them to go that far, but if everyone is using Aadhaar for everything, or it becomes mandatory, then that would be a way of excluding people from voting if they didn't use their Aadhaar card. Your hypothesis, the possibility. देखिए, हमने पहले ही हमारा स्टैंड क्लियर किया था और कहा था, नेता जो होता है वो जनता का एक रोल मॉडल भी होता है और इसी तरह का बिहेवियर वो सही नहीं है। हमने पहले ही क्लियर किया हुआ था। हम चाहते हैं कि वो खुद भी आत्मनिरीक्षण करे और इस इश्यू को वहीं पे वो उनको भी अगर कहीं गलती हुई है तो उनको भी अपने आप में पहले ही क्लियर करना चाहिए। सर, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि जो इंटरनल पार्टी इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल उसके लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा दी जाए। पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि 31 जुलाई तक, अब जो है 31 दिसंबर तक आप लोग को मिल गई है वो समय सीमा। क्या 31 दिसंबर से पहले कांग्रेस पार्टी अपना जो पार्टी चुनाव है उसको पूरा कर लेगी? और क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं जुड़ा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त जब भी जो भी इलेक्शन कमीशन की या कहीं पर कोई भी गाइडलाइन है उसको वायोलेट करने का हमारा कोई इतिहास नहीं रहा। जो भी ज़रूरत होगी सही वक्त में, उसी वक्त के मर्यादा में, उसी दौरान जो करना होगा वो कांग्रेस पार्टी ज़रूर करेगी। नहीं, टाइमलाइन वो है तो उसी दिन आखिर दिन करना ज़रूरी नहीं है। पार्टी का अपना एक सिस्टम है। पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी से चलने वाली पार्टी है। यहाँ पे एक बंदा बोले वही सही, वो कांग्रेस नहीं है। हमारी वर्किंग कमेटी है। वर्किंग कमेटी में एक डेमोक्रेटिक डिसीजन चर्चाएं होती है और वर्किंग कमेटी और हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिलके वर्किंग कमेटी के साथ बात करके वो टाइमलाइन भी और सही टाइम टेबल भी वही तय करके बताएंगे आपको। We will inform as and when it is decided. जब भी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और डिसीजन होगा बताएंगे, not in the middle of the session. हाँ, मैं नहीं, मिडल ऑफ द सेशन तो वैसे भी जनरली नहीं होता है। सेशन ख़त्म होने के बाद
जैसे ही वर्किंग कमेटी मिलेगी आपको तय करने के बाद तुरंत जो भी उस दिन के इंचार्ज प्रवक्ता होंगे वो सबसे पहले आपको बताएंगे। सर लास्ट Yes. सर आप गुजरात से ही हैं। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित को पहले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। गुजरात में बीजेपी आमतौर पर सभी चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर लड़ रही है। गुजरात में आप लोग का चेहरा कौन होगा? देखिए जब हमारे पंचायत के चुनाव हुए तब भी नरेंद्र मोदी, क्योंकि गुजरात था, पोस्टर्स लगे थे, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के लगे थे। आनंदीबेन के छोटे तस्वीर थी, नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर थी। 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव थे हमारे पास। तापी डिस्ट्रिक्ट, एक ही डिस्ट्रिक्ट पंचायत हमारे पास थी। बीजेपी के पास 30 डिस्ट्रिक्ट पंचायत थी, वो 6 में सिमट गई और हम 23 में सीधे बहुमत के साथ जीते, 2 में हमने और इंडिपेंडेंट और दूसरे के सहारे से बनाई। 25 जिला परिषद हमारी हम जीत के आए। जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वो चुनाव जिला परिषद के लड़े थे, वो उसी के चेहरे पे लड़ेंगे। हम कांग्रेस के पंजे के निशान के साथ हम लड़ेंगे और गुजरात में आज तक का हमारा यही रहा है कि टीम की तरह हम लड़ेंगे। चुनाव इस बार लोगों का मूड है, हमारी कोशिश है, जनता के आशीर्वाद मिलेंगे ऐसी पूरी उम्मीद है। और गुजरात में इसी साल चुनाव, चाहे वो कल का मौत आज बुला ले तो जल्दी भी हो सकता है चुनाव, वरना दिसंबर में होगा। जनता के आशीर्वाद कांग्रेस को जिस तरह जिला परिषद के चुनाव में मिले उसी तरह विधानसभा में मिलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। देखिए, हमने पाटीदार आंदोलन के वक्त ही हमारा स्टैंड बहुत क्लियर किया था। हमने कहा है और आज भी मैं दोबारा कह रहा हूं कि हम चाहते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में भी था कि जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है उनके लिए आरक्षण, गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, हम 20% आरक्षण उनको देंगे, चाहे वो कोई भी हो जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता हो और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो। SC, ST और OBC का जो रिजर्वेशन है उसको कहीं पर ठेस नहीं पहुंचे, उसको कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए, वो भी स्टैंड हमारा क्लियर है। वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और जो आरक्षण में नहीं आती है ऐसी सभी जातियां इंक्लूडिंग पाटीदार, उनको 20% ये हमारा वादा है। नो, देयर इज आनंदीबेन गवर्नमेंट ने 10% पाटीदार और जो आरक्षण में नहीं आते उनको देने की कोशिश की थी, पर वो हमने उस वक्त भी कहा था, हमने प्राइवेट मेंबर बिल रखा था, ये ऑर्डिनेंस लेके आए क्योंकि उनको जल्दी थी इस आंदोलन के दौरान। हाईकोर्ट ने उसको क्वॉश किया, पर क्वॉश करते वक्त हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि आपने साइंटिफिक सर्वे नहीं किया है। उस जजमेंट को हमने स्टडी किया है। अगर साइंटिफिक सर्वे करके हम जाते हैं तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन देते हैं, वो सीलिंग जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने गुजरात में 10% वाले आरक्षण के बाद डिवीजन बेंच को स्टडी किया है, उनका ये मानना है और हम उसी आधार पे आगे बढ़ रहे हैं।